नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पिछले कई वर्षों से न्यायिक विवाद का विषय बनी हुई है। इस भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर है। और आज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज 28 जुलाई 2026 की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण है। तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। वीडियो हमें मिल गई है और सारी चीजों को हमने समझ लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 का हवाला दिया गया है और आर्टिकल 142 के द्वारा संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने की तरफ बात की गई है। यदि हम आपको पूरी वीडियो को विस्तार से सुनवाते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा प्रयास ये है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको केवल यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। सुनवाई में अधिवक्ताओं द्वारा आर्टिकल 142 का हवाला दिया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। Who is this? So you are opposing the special leave petition? Huh? So this will be this side. Written submission on behalf of the respondents, Mr. Mandeep Kalra. So this is also very good. Respondent side. Written submission on behalf of B.Ed candidates. Dhanashwar Prasad Goyal is the. So you are on which side? Which side? So we are just asking you, Mr. Prasad, whether on the petitioner side or respondent side? Respondent side. Written submission on behalf of the interveners, Messrs. Lawfick. So which side? Respondent side. Written submission of UP. Respondent side. Then one written submission on side of the petitioner. Please go ahead. Manoj, Shivangi Singh Rawat in Jai Singh Yadav versus State of UP. These are what we have received. I have also filed the Yes. Can I file? Lordship, I am for the petitioner, my lord. I am for the petitioner. We filed a written submission yesterday, my lord, on behalf of the What is your good name, sir? Jitin Kumar Tripathi on behalf of Can I just make one suggestion? Not yet received. Can I just make one suggestion? my lord. Can I just make one suggestion? Yes. I undertake to compile all of these and put together to be convenient for everyone. All the written submissions have been filed. The Nobel Council were appointed by an earlier order. All council is No. they were in 1945 previously also, but nevertheless, what I do Just one written submission by Advocate Mr. Amit Pawar. तो साथियों, जैसा आपने सुना, संविधान के 142वें अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि यदि कानून और परिस्थितियां अनुमति दे तो अपनी विशेष संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे किसी भी योग्य अभ्यर्थी का अन्याय न हो और पहले से कार्यरत योग्य शिक्षकों के हित भी सुरक्षित रहें और वर्षों से चल रहे इस विवाद का स्थायी समाधान भी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अदालत में क्या क्या तर्क रखे गए, अनुच्छेद 142 क्या है, इसका इस मामले से क्या संबंध है, लगभग 5,000 अभ्यर्थियों का उल्लेख क्यों किया गया है, रिक्त पदों का मुद्दा क्यों उठाया गया है और आखिर इस पूरी बहस का वास्तविक अर्थ क्या है। साथ ही यह भी स्पष्ट करेंगे कि सुनवाई के दौरान रखे गए तर्क और न्यायालय के अंतिम आदेश में क्या अंतर होता है, क्योंकि अक्सर लोग बहस को ही फैसला समझ लेते हैं जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा रखे गए तर्क न्यायालय का निर्णय नहीं होते हैं। न्यायालय सभी पक्षों की दलीलें सुनता है, दस्तावेजों का परीक्षण करता है, संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का विचार करता है और उसके बाद अपना निर्णय देता है। इसलिए किसी भी बहस या सुझाव को अंतिम संदेश मान लेना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार की अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक सीमाएं हैं। कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर से नहीं उठा सकती है, क्योंकि वे न्यायिक आदेश या कानूनी बाधाओं से जुड़े हुए हैं।
ऐसी स्थिति में यदि सर्वोच्च न्यायालय उचित समझे तो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके, बशर्ते वे संविधान और कानून की मूल भावना के अनुरूप हो। इसी आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि न्यायालय चाहे तो इस भर्ती विवाद में एक बार के विशेष उपाय के रूप में ऐसा समाधान निकाल सकता है जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार सुरक्षित रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति को नियुक्ति न मिले। अधिवक्ताओं का मुख्य उद्देश्य यह था कि विवाद का समाधान केवल कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी किया जाए। सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य रखा गया। बताया गया कि लगभग 5000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इस तथ्य का उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि अधिवक्ता का तर्क था कि यदि इन अभ्यर्थियों की स्थिति का विधिक मूल्यांकन किया जाए तो चयन प्रक्रिया और कट ऑफ पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। उनके अनुसार यदि इस पहलू को सही तरीके से देखा जाए तो मेरिट सूची में परिवर्तन की संभावना बन सकती है और कुछ योग्य अभ्यर्थियों को इससे राहत मिल सकती है। हालांकि यह केवल एक कानूनी तर्क था। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय इस विषय पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालेगा। सुनवाई के दौरान रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। उनका कहना था कि यदि पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध हैं तो न्यायालय इस तथ्य को भी ध्यान में रख सकता है ताकि ऐसा समाधान निकले जिससे योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिले और पहले से कार्यरत योग्य शिक्षकों के हितों की भी रक्षा हो सके। यह तर्क इस आधार पर रखा गया कि यदि व्यवस्था के भीतर समाधान की संभावना मौजूद तो वर्षों से लंबित विवाद का समाधान अधिक संतुलित तरीके से किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि किसी भी स्थिति में अपात्र व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था क्योंकि अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य नियमों को समाप्त करना नहीं बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि कोई व्यक्ति पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसे नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो अभ्यर्थी पात्र है उसके साथ परिस्थितियों के कारण अन्याय हुआ है उनके लिए न्यायालय यदि उचित समझे तो विशेष समाधान पर विचार कर सकता है। बहस के दौरान न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि यदि सभी पक्ष अपने अपने लिखित सुझाव और प्रस्तुतियां समय पर दाखिल करें तो इससे पूरे विवाद को समझने और संभावित समाधान पर विचार करने में सहायता मिलेगी। अधिवक्ताओं ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे अपनी लिखित दलीलें उपलब्ध कराएं ताकि न्यायालय के समक्ष सभी विकल्प स्पष्ट रूप से रखे जा सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर 142 अनुच्छेद इतना चर्चा में क्यों है। इसका कारण यह है कि यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को कुछ असाधारण परिस्थितियों में व्यापक अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर मामले में इसका प्रयोग किया जाएगा। न्यायालय केवल तब इसका प्रयोग करता है जब उसे लगता है कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया से पूर्ण न्याय संभव नहीं हो पा रहा है और विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप आवश्यक है। इसलिए यह कहना कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग निश्चित रूप से होगा अभी पूरी तरह गलत हो सकता है। उतना ही गलत यह कदम भी होगा कि इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए अंतिम निर्णय पूरी तरह से अभी सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला केवल नियुक्ति का विचार नहीं रह गया है, यह समान अवसर, आरक्षण, मेरिट, प्रशासनिक प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक जटिल मामला बन चुका है। यही कारण है कि सुनवाई के दौरान बार बार कंप्लीट जस्टिस अर्थात पूर्ण न्याय की बात सामने आई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि न्यायालय चाहे तो ऐसा आदेश पारित कर सकता है
इस प्रकार के विवादों की पुनरावृत्ति भी कम हो और सभी पक्षों को न्याय संगत समाधान मिल सके। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायालय किसी भी निर्णय से पहले सभी कानूनी पहलुओं का गंभीरता से विचार करेगा। अभ्यर्थियों के लिए इस समय सबसे आवश्यक बात धैर्य बनाए रखने की है, परेशान न हो, सबके साथ उचित न्याय होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई ने कई महत्वपूर्ण कानूनी और व्यवहारिक पहलुओं को सामने रख दिया है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया जा सकता है, समाधान निकला सकता है। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।